वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज। तो मेनली हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रिया जो है वो ऐसा एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का, और इसका लोकेशन देख सकते हैं। So mainly this pancreas, it's derived from a Greek word that is pan means all, krias means flesh. Okay, so it is all made up of flesh. So this pancreas is an endocrine as well as exocrine gland. So it's a flattened organ that measure about 12.5 to 15 centimeter, that is 5.5 to 6 inch in length. The pancreas is located in the curve of the duodenum. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो duodenum का कर्व है वहाँ पे ये पाया जाता है। The first part of the small intestine and consists of a head, a body and a tail. जो duodenum के साथ अटैच है that is the head, उसके बाद जो मेन बॉडी है, then जो लास्ट पोर्शन है that is the tail. So the wide part called the head of the pancreas is positioned toward the center of the abdomen. जो ये वाइड पार्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, so it is positioned toward the center of the abdomen. The head of the pancreas is located at the juncture where the stomach meets the first part of the small intestine. तब यहाँ पे जैसे ही जो स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे ये पेनक्रियास का जो हेड है वो लोकेटेड रहता है. सो दिस इज वेयर द stomach empties partially digested food into the intestine and pancreas releases digestive enzyme into these contents. Okay, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डक्ट है, इस डक्ट के थ्रू ये जो पेनक्रियास है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, तो डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो ड्यूडेनियम में रिलीज होता है, क्योंकि ड्यूडेनियम में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंचता है और पेनक्रियास से वो एंजाइम्स रिलीज होता है जो उसको डाइजेस्ट कर देता है. ओके, so the central section of the pancreas is called the neck or the body. The central part is this is the neck or the body. So the thin end is called the tail. This is the tail, the thin end, and extend to the left side. Roughly 99% of the cells of the pancreas are arranged in cluster called acini. तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो यहाँ पे दो टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. तो यहाँ पे जो ये वाला है दिस इज आर द एसिनर सेल्स एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसिनी. तो 99% जो आपको सेल्स दिखते हैं पेनक्रियास में वो क्लस्टर की शेप में दिखते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिनी बोलते हैं. सो दिस जो ये एसिनी है वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एंटर होता है थ्रू डक्स. तो ये जो आपको दिख रहा है दीज आर द पेनक्रियाटिक डक्स. सो दिस थ्रू दिस डक्स द acinar cells release digestive enzymes which then enter into the duodenum where it digests the semi-digested food. Okay, so उसी एक्सोक्राइन जो एसिनी है, एसिनर सेल्स, उसके बीच में आपको और एक सेल्स देखने को मिलता है, अबाउट 1 to 2 मिलियन टिनी क्लस्टर ऑफ सेल्स. ठीक है, जिसको हम एंडोक्राइन टिश्यू भी बोल सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लंगरहांस आर पेनक्रियाटिक आइलेट्स, जो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है. सो दीज आर द आइलेट्स ऑफ लंगरहांस. इसको आइलेट्स ऑफ लंगरहांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय लंगरहान, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लंगरहान. सो abundant capillaries serve both the exocrine and endocrine portion of the pancreas. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज दिखते हैं जो इन दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो सेल्स है उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है.
सो जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है वो क्या करता है, उसका जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वहाँ से मेनली दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो मेनली जो एसिनर सेल्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज इन द डिडोनियम पार्ट वहाँ पे एंटर होता है और वहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करता है। The endocrine cells of pancreas are localized in the islets of Langerhans and constitute only 2% of the mass of pancreas। तो जो ये islets of Langerhans है या जो भी endocrine फंक्शन है वो कहाँ प्रेजेंट है, islets of Langerhans में प्रेजेंट है। और अगर हम इसका वेट देखेंगे तो ये सिर्फ 2% ऑफ वेट या मास रहता है टोटल पेनक्रियाज का। सो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन पेनक्रियाज की तो इट कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गन बट मोर कॉमनली फाउंड इन द टेल। तो मेनली ये जो आइलेट ऑफ पेनक्रियाज है वो थ्रू आउट द पेनक्रियाज प्रेजेंट है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है, जो टेल रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। The pancreas consists of 4 types of cell. Okay, the first cell is A cell और अल्फा सेल। ओके, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज द अल्फा सेल। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज द बीटा सेल। देन जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है दैट इज द डेल्टा सेल। एंड अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज द पीपी सेल, इट्स ऑल्सो फाउंड, या एफ सेल जिसको कहा जाता है। ए सेल या अल्फा सेल, इट इज about 20% and located at the periphery of the islet and secrete glucagon। जो ये अल्फा सेल है तो इसका जो परसेंटेज अगर हम देखेंगे टोटल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, तो 20% इसका कंसंट्रेशन रहता है या 20% इसका पॉपुलेशन रहता है। तो ये जो पेरीफेरी है सराउंडिंग में ये प्रेजेंट रहता है, जो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का है। ओके, and it secretes the hormone that is the glucagon। Then B cell, your beta cell, so it is the most abundant cell in the islet of Langerhans। It constitutes about 75% of the total mass, and it generally located at the center of the islet। So you can see the light blue color। तो 75% ये constitute करता है and it secretes the hormone that is the insulin। Then the third cell that is the delta cell or D cell, it constitutes about 5% and also located around the periphery of the islet of pancreas, islet of Langerhans, and it secretes another hormone that is the somatostatin। ठीक है, तो ये somatostatin क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। देन अगर हम बात करेंगे एफ सेल की, सो दिस एफ सेल या जिसको पीपी सेल भी कहा जाता है, इट सिक्रीट्स अ पेनक्रियाटिक polypeptide which is released following a meal, may reduce further food consumption, however it is also released in response to fasting। ठीक है, तो ये फास्टिंग के टाइम पे भी रिलीज होता है, बट मेनली ये रिलीज कब होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर खाना पहुंचता है तो हमको एक फीलिंग ऑफ सटाइटी या पेट भरा ऐसा फील होने के लिए ये रिलीज होता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, सो एज वी ऑल नो दैट इंसुलिन इज रिलीज बाय द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज। तो इंसुलिन रिलीज़ कब होगा, जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं या जो हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट है, तो जिससे हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस टाइम पे ये इंसुलिन रिलीज़ होता है। अगर हम इंसुलिन हार्मोन की बात करेंगे, सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक्ड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये
दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। एक्चुअली ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर इंसुलिन उसमें से एक जो चेन है वो रिलीज हो जाता है और सिर्फ 2 चेन वहाँ पे बचते हैं। एंड दोज 2 चेन्स आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो सिस्टीन में प्रेजेंट रहता है वो सल्फर बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होता है सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बीच में, और ये जो दो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है वो लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ। सो इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स by exocytosis in response to an increase in blood glucose। तो जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा या शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उस टाइम पे ये इंसुलिन रिलीज होता है कहाँ से? बीटा सेल से। तो बीटा सेल डिटेक्ट कर लेता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन या शुगर का लेवल कितना बढ़ गया है। तो जैसे ही उसको पता चल जाता है कि अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा या आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होगा, तो उसी टाइम पे जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। देन हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इन सर्कुलेशन इज़ अबाउट 5 मिनट्स। तो जो हाफ लाइफ है इंसुलिन का वो कितना है? दैट इज़ अबाउट 5 मिनट्स इन द ब्लड सर्कुलेशन। सो इंसुलिन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल क्लोज टू 5 मिलीमोल पर लीटर अंडर फास्टिंग कंडीशन, बट मे टेम्परली राइज एज हाई एज 8 मिलीमोल पर लीटर आफ्टर ए मील। तो जो ये इंसुलिन है वो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है अराउंड 5 मिलीमोल पर लीटर अंडर फास्टिंग कंडीशन। जब हम फास्ट रख रहे होंगे या नॉर्मल कंडीशन पे ये 5 मिलीमोल पर लीटर जो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है। जैसे ही अगर हमने कुछ खाना खाया या जिसमें शुगर ज़्यादा हो, तो ये इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको अराउंड 8 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से उसको मेंटेन करता है। जो फैट लोग है या ओबीस लोग है उसमें मेनली जो ये इंसुलिन का लेवल है वो क्या रहता है? हमेशा हाई रहता है। सो ओवरवेट एंड ओबीस पीपल शो हायर बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन। तो अगर हम रेगुलेशन देखेंगे इंसुलिन का, सो एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो इट डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द रैपिड राइज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। सो देयर इज इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग इंसुलिन। तो अगर इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम लेवल है अगर वो बढ़ गया तो वो भी इंसुलिन रिलीज कराता है। ओके, सो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू बीटा सेल डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। देन इंसुलिन सिक्रीशन बाय बीटा सेल डिक्रीजेज एज ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा वैसे ही जो इंसुलिन का सिक्रीशन है बीटा सेल से वो रुक जाएगा या वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इंक्रीज्ड अमीनो एसिड कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इंक्रीजेज इंसुलिन सिक्रीशन। तो ब्लड में अमीनो एसिड का इंक्रीज कंसंट्रेशन भी इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज कर सकता है। ओके, देन स्टिमुलेशन ऑफ राइट वेगस नर्व इंक्रीजेज इंसुलिन सिक्रीशन। जो राइट वेगस नर्व है उसका स्टिमुलेशन होने की वजह से भी इंसुलिन सिक्रीट हो सकता है। या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उससे क्या होगा? जो इंसुलिन है उसका जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देन इंट्रा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है जैसे कि ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये जो हार्मोन्स है वो क्या कर सकता है? जो इंसुलिन रिलीज है उसको इंक्रीज कर सकता है। कीटो एसिड से वो भी इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज कर सकता है। या सोमेटोस्टेटिन बाय डेल्टा सेल्स, ठीक है, तो वो इंसुलिन सिक्रीशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये नॉर्मल वे है जिससे इंसुलिन सिक्रीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा बॉडी कंट्रोल करता है। तो अगर इंसुलिन का एक्शन देखेंगे तो क्या करता है इंसुलिन? सो मेनली इंसुलिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर and trigger changes in the activity of both membrane transport protein and intracellular enzyme। तो इंसुलिन मेनली अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद ये जो एक्टिविटी है वो चेंज कर देता है। किसकी एक्टिविटी? दैट इज़ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे कि यहाँ पे GLUT4 है, इट्स ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो शुगर को या ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी को वो चेंज कर देता है या उनको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर देता है।
तो इंसुलिन रिसेप्टर का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है कब, स्टारवेशन में, और डिक्रीज हो जाता है कब, जब ओबिसिटी और एक्रोमेगेली जो कंडीशन है वो हो किसी पर्टिकुलर पर्सन में, जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो शुगर है वो डिक्रीज नहीं हो पाता है ब्लड में, जो ओबीस पर्सन है, जो एक्रोमेगेली पर्सन है उनमें। ओके, सो अगर हम बात करेंगे इंसुलिन रिसेप्टर की एफिनिटी की, सो it is the insulin receptor the insulin receptors have high affinity for insulin in adrenocortical insufficiency but decreases when exposed to high glucocorticoid level। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो जब एड्रेनोकॉर्टिकॉइड प्रेजेंट होगा तो इंसुलिन जो रिसेप्टर है उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे ये इंसुलिन जो रिसेप्टर है उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारा रिसेप्टर है वो इंसुलिन के साथ बाइंड होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इंसुलिन बाइंड हुआ रिसेप्टर पे, तो इंसुलिन रिसेप्टर का डायमिराइजेशन हुआ, देन इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिव हो गया। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिव हुआ तो एक सिग्नल ट्रांसलेशन प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो उस सिग्नल ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक इंसुलिन क्या कर रहा है, मेनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे एक्ट कर रहा है, दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन और ग्रोथ रेगुलेशन पे ये उसको कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा साथ में सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे के थ्रू ये जो ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर से जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिक्रूट कर रहा है, जिससे ब्लड ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, सेल के अंदर, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, साथ साथ में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस होगा या ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसमें भी ये जो इंसुलिन है ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। वो अल्टीमेटली इसका एक ही मकसद रहता है कि आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कम करना है एनी हाउ। तब यहाँ पे देख सकते हो तो इंसुलिन का क्या एक्शन है, जैसे कि इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक इन मसल इन एडिपोज टिश्यू। तो जैसे ये ग्लूकोज रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा बीटा सेल से, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, इट इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मसल्स इन एडिपोज टिश्यू। तो ये मसल और जो एडिपोज टिश्यू है उसमें ग्लूकोज के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देता है या ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ब्रेन, लिवर, किडनी, रेड ब्लड सेल और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा आर एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो इंसुलिन इंक्रीजेज व्हेन इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इसको इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसको स्टोर किया जाता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। एंड इट डिक्रीजेस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो क्योंकि हमारे ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस की ज़रूरत नहीं है, जिससे और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये ग्लाइकोजिनेसिस को क्या करता है, रोक देता है या उसको इनहिबिट कर देता है। देन इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन एंड प्रमोट्स द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय। तो ये क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन है, मीन्स जो एनाबॉलिक किसको बोलेंगे हम, दैट इज़ जो कुछ फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक बोलते हैं। तो ये मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको प्रमोट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है बाय कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्टिमुलेटिंग अमीनो एसिड अपटेक इन द लिवर। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो अपटेक है उसको ये स्टिमुलेट करता है कहाँ पे, लिवर और स्केलेटल मसल्स में, जिससे प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मसल्स में और लिवर में। देन जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है उसको रोक देता है इंसुलिन, और साथ साथ में इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू ग्लूकोज, जो जिसको हम क्या होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको रोक देता है। जो भी अमीनो एसिड है उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होना उसको रोक देता है, जिससे अमीनो एसिड यूटिलाइज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिर्फ। ओके, देन दूसरा फंक्शन है
मेनली फैट स्टोरेज में। तो इंसुलिन क्या करता है, इट प्रमोट्स स्टोरेज ऑफ फैट एंड डिक्रीज इट इज़ यूटिलाइजेशन। ओके, तो फैट स्टोरेज कराता है इंसुलिन, और साथ में जो भी फैट ब्रेकडाउन है उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेनली जो स्टोर लिपिड है उसके ब्रेकडाउन को ये इनहिबिट कर देता है। ओके, विच डिक्रीजेज फ्री फैटी एसिड लेवल इन सर्कुलेशन, जिससे जो फ्री फैटी एसिड है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। और मेनली ये फैटी एसिड सिंथेसिस कराता है, उसको स्टिमुलेट कराता है कहाँ पे, लिवर सेल्स में, फ्रॉम ग्लूकोज। देन इट आल्सो प्रमोट ग्लाइसरोल सिंथेसिस इन लिपिड सेल्स, ये जो भी एडिपोज सेल्स है वहाँ पे। एंड इट्स आल्सो प्रमोट कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन सो दैट फैट इज स्पैट, दैट इज रेस्टिंग मसल नॉर्मली ऑक्सीडाइज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। तो जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करता है, प्रमोट करता है, जिससे फैट यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ओके, तो जब रेस्टिंग मसल्स होगा नॉर्मली, तो वो फैटी एसिड्स को एनर्जी के लिए यूज़ करता है। बट इंसुलिन की वजह से जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा ब्लड में वो यूटिलाइज होता है इन इन स्पाइट ऑफ फैटी एसिड। ओके, then insulin also decreases the plasma levels of potassium, that is increase cellular uptake। तो इंसुलिन क्या करता है, साथ में जो पोटेशियम लेवल है ब्लड में उसको डिक्रीज़ कर देता है। और डिक्रीज़ कैसे होगा, क्योंकि सेल्स पोटेशियम को एब्जॉर्ब करेगा या उसको अपटेक करता है, जिससे सेल का पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, बट जो प्लाज्मा है या जो ब्लड है उसका पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इंसुलिन है वो हमारे डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रियास उसको डिटेक्ट कर लेता है, और पेनक्रियास से मेनली जो बीटा सेल्स है वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है। देन इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद वो फिर से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ पे जाता है, जैसे कि लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में कर देगा, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में वो इनहिबिट कर देता है। देन टिश्यूज़ में जाके क्या करता है, ये GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर है उसको रिक्रूट करेगा, जिससे ग्लूकोज का अपटेक होगा सेल के अंदर, जिससे ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दो दो चीज़ें हैं जिससे क्या हो जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है और ग्लूकोज सेल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो भी नॉर्मल रेंज है वो मेंटेन हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे देखो, ग्लाइकोगन का, जब हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। उस टाइम पे पेनक्रियास का जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करेगा। ग्लूकागॉन जाके फिर से लिवर पे एक्ट करेगा। लिवर पे एक्ट करने के बाद ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में करेगा, और जिससे ग्लूकोज फिर रिलीज़ होगा ब्लड में, और द ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज। ओके, तो ये कुछ डिफिशेंसीज हैं गुल इंसुलिन की। ठीक है, तो मेनली जो इंसुलिन की अगर कमी होगी बॉडी में, तो इट लीड्स टू अ डिजीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, तो डायबिटीज़ मेलाइटस दो टाइप्स के रहते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, सॉरी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरी टाइप 2 को हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसमें क्या होता है, जब हमारा बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। और जो टाइप 2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, तो वहाँ पे इंसुलिन प्रेजेंट रहता है, बीटा सेल्स भी नॉर्मल होता है, बट हमारे जो रिसेप्टर्स है इंसुलिन के लिए, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे इंसुलिन होने के बावजूद भी हमारा बॉडी, जो हमारा सेल्स है, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डिक्रीज़ नहीं कर पाता है। तो जो टाइप 1 है, तो मेनली टाइप 1 में आप देखो ये क्यों होता है, क्योंकि मेनली ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो
ऑब्वियस सी बात है इंसुलिन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज़ नहीं होगा। तो इनमें हम क्या करते हैं मेनली, जो इंसुलिन की जो डोसेस है या जो इंसुलिन इंजेक्शंस है वो इंजेक्ट करते हैं उन पर्टिकुलर पर्सन में, ताकि इंसुलिन हम आर्टिफिशियली उस पर्सन में डेवलप कर सके। अब जो सेकंड टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट जिसको कहा जाता है। सो इट्स ए ऑनसेट मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। जो पहला वाला है जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बचपन में ही प्रेजेंट हो सकता है। और जो दूसरा है दैट इज़ अ मैच्योरिटी ऑनसेट, तो वो बचपन में नहीं होता है, वो आफ्टर मैच्योरेशन या एडल्ट होने के बाद ये हमारे बॉडी में डेवलप हो सकता है। सो पहले मैंने आपको कहा बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन से होता है, और दूसरा मैंने कहा कि जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होता है, वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। सो इंसुलिन सिक्रेशन इज रिलेटिवली अनइम्पेयर्ड। इंसुलिन इफेक्ट ऑन द सेल्स आर इनहिबिटेड, या इंसुलिन रेजिस्टेंस मोस्टली फाउंड इन elderly overweight patients. Occasionally diabetes mellitus is secondary to excess secretion of a diabetogenic hormone, example cortisol, growth hormone, और very rarely glucagon. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से ये टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो सकता है। जैसे कि जो इंसुलिन सिक्रेशन है वो रिलेटिवली अनइम्पेयर्ड हो, या जो इंसुलिन इफ़ेक्ट है सेल्स पे वो इनहिबिट हो, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए हमारा सेल्स उस टाइम पे, या जो तो ये जो चीज़ें हैं मेनली जो ओवरवेट ओबीस पर्सनस है या जो बूढ़े लोग हैं उनमें पाया जाता है टाइप 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो कुछ हार्मोन्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल है या ग्लूकागॉन है, तो ये डायबिटोजेनिक हार्मोन्स हैं, तो उनके एक्सेस सिक्रीशन से भी जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है वो डेवलप हो सकता है। सो सिम्टम्स और जो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ है इस इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से, तो हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज़ डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो जैसे ही इंसुलिन, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बात है हमारे बॉडी में ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज हमारे सेल्स में जा नहीं रहा है, अपटेक नहीं हो रहा है ग्लूकोज का, तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हाइप जिसको हम क्या बोलते हैं, जब हम आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लिसीमिया बोलते हैं। देन ग्लूकोज ग्लूकोसूरिया इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल that is about 11 millimole per liter crosses renal Tmax limit excreted in urine। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो यूरिन के थ्रू जो ग्लूकोज है वो सिक्रीट हो जाता है, या ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज टू यूरिया। तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो यूरिन में क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देन पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मीन्स एक्सेस यूरिन। So glucose increased glucose within the renal tubule causes the osmotic retention of water, causes increased यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट होगा यूरिन में या ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज होगा रीनल ट्यूब्यूल्स में, जिससे ऑस्मोटिक एक वहाँ प्रेशर डेवलप होता है, जिससे वाटर का सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है कहाँ पे, यूरिन में। तो जब वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं पोली यूरिया। देन पोलीडिप्सिया जो चौथा सिम्टम्स है पोलीडिप्सिया, दैट इज़ ज़्यादा पोलीयूरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हुआ तो हमको ज़्यादा प्यास लगेगी और हम ज़्यादा पानी पीते हैं, तो पोलीडिप्सिया हम किसको बोलते हैं, एक्सेस थ्रस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा वाटर हमारे बॉडी से लॉस हो जाएगा थ्रू यूरिन, तो हमको हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वाटर हमको ज़्यादा प्यास लगती है ताकि हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो फिर से मेंटेन हो सके। देन और एक सिम्टम्स है दैट इज़ रिडक्शन इन अमीनो एसिड अपटेक, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इम्पेयर्ड ग्रोथ इन मसल्स, वेस्टिंग एंड वेट लॉस इन एडल्ट्स। ठीक है, तो
जब इंसुलिन की कमी होगी तो अमीनो एसिड अपटेक कम हो जाएगा। तो हमने कहा था कि इंसुलिन की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो और अमीनो एसिड अपटेक होता है सेल्स में। तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो अमीनो एसिड अपटेक नहीं होगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा बॉडी में। और अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा मसल्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स वेस्टिंग बोलते हैं, या वेट मसल वेस्टिंग बोलते हैं। और अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में वेट लॉस हो जाएगा ड्यू टू द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। देन लिपिड मोबिलाइजेशन, सो इंक्रीज जो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स लेवल है, तो वो क्या हो जाता है, इंसुलिन नहीं होगा तो जो फैटी एसिड है या जो लिपिड्स है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। जब लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे फैटी एसिड्स फॉर्म होंगे, तो फैटी एसिड फॉर्म होंगे तो फैटी एसिड विल एंटर्स इनटू द ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि हमने देखा था कि इंसुलिन का काम क्या रहता है, जो लिपिड ब्रेकडाउन है उसको इनिबिट करता है। तो जैसे इंसुलिन नहीं होगा तो जो ब्लड प्लाज्मा है उसका फैटी एसिड इंक्रीज हो जाएगा। जब फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो गया ब्लड प्लाज्मा में, तो उससे क्या हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लिपिड्स है वो भी डिक्रीज हो रहा है, आपके बॉडी में फैट कंटेंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन कीटोसिस, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि इंसुलिन ऑक्सीडेशन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को इनिबिट करता है। बट जब इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन बहुत टाइप्स के रहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो मेनली जब इंसुलिन नहीं होता है तो जो फैटी एसिड्स हैं दे ब्रेक डाउन बाय बीटा ऑक्सीडेशन, जिससे फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जिस कीटोसिस की वजह से जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसके मुंह में से एक कड़वा बू आने लगता है, जिससे हम, या यूरिन में कड़वा बू आने लगता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो पेशेंट है या जो पर्सन है इट इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ओके। देन इंक्रीज वेंटिलेशन, सो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन ऑफ एसिडोसिस। तो एसिडोसिस का जो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है दैट इज़ इंक्रीज वेंटिलेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो सांसें लेगा, जो रेस्पिरेशन जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसिडोसिस की वजह से ऐसे दम जैसा फील होता है। तो इससे रेस्पिरेशन है वो उस पर्टिकुलर डायबिटिक पर्सन में इंक्रीज हो जाता है। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, दैट इज़ हम इंसुलिन जो भी ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शंस है या जो भी इंसुलिन अवेलेबल है इंजेक्शन, वो हम उस पर्टिकुलर पर्सन में इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड। और जो जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है उनको डॉक्टर्स मेनली एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। Then the next hormone that is the glucagon. So glucagon is a catabolic peptide hormone secreted by alpha cells of the pancreatic cells. तो जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। सो दिस इज ए कैटाबोलिक पेप्टाइड हार्मोन। तो मेनली ये कैटाबॉलिज्म को क्या करता है, प्रेफर करता है, जैसे ब्रेकडाउन को, जैसे कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है तो इसीलिए इसको कैटाबोलिक पेप्टाइड कहा जाता है। बट जो इंसुलिन है वो एनाबोलिक हार्मोन है। सो हम रेगुलेशन देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस टाइम पे जो बीटा सेल्स है, अल्फ़ा सेल्स है, वो डिटेक्ट कर लेता है लो ब्लड शुगर लेवल को, एंड द बीटा अल्फ़ा सेल विल सिक्रीट द ग्लूकागोन। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन है उससे ग्लूकागोन सिक्रीट हो सकता है पेनक्रियास से। और अगर हम हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग अमीनो एसिड भी क्या कर सकते हैं, ग्लूकागोन सिक्रीट कर सकता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग अमीनो एसिड का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है उसका क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है ब्लड बॉडी में। देन जो सोमेटोस्टेटिन है वो भी क्या करता है, ग्लूकागोन सिक्रीशन को
कंट्रोल करता है. सो सोमेटोस्टेटिन डिक्रीज द ग्लूकागॉन सिक्रीशन. सो इंसुलिन एंड सिक्रेटिन डिक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रीशन. जो दो हार्मोन है इंसुलिन और सिक्रेटिन, ये भी ग्लूकागॉन सिक्रीशन को डिक्रीज कर सकता है. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज कर सकता है ग्लूकागॉन सिक्रीशन. ओके. वेगल जो स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज कर सकता है ग्लूकागॉन सिक्रीशन. एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस इंक्रीजेस ग्लूकागॉन सिक्रीशन. जो भी फिजिकल स्ट्रेस होंगे उससे जो ग्लूकागॉन सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो सकता है. या आपको एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे भी ग्लूकागॉन का सिक्रीशन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, सो जो बीटा सेल्स अल्फा सेल्स वो डिटेक्ट कर लेता है एंड द अल्फा सेल विल सिक्रीट्स द ग्लूकागॉन विच ऑटोमेटिकली एक्ट ऑन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू. तो लिवर में जाके मेनली ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में, और लिवर एडिपोज टिश्यू में जाके जो फैटी एसिड्स है उसका ब्रेकडाउन करता है. एंड द फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर द ग्लाइकोनियोजेनेसिस. तो इन दो चीज़ों से क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो अगर हम एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन का देखेंगे तो ग्लूकागॉन मेनली शोज द इफेक्ट अपोजिट टू इंसुलिन. तो जो इंसुलिन है उसका ये एंटागोनाइज है, जो इंसुलिन काम कराता है उसका ही अपोजिट ये ग्लूकागॉन करता है. सो मोस्ट प्रोनाउंस इन द लिवर टू सेफ गार्ड अगेंस्ट हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, तो मेनली कब रिलीज होगा ये, जब हाइपोग्लाइसीमिया है उसको ओवरकम करने के लिए. तो हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलेंगे हम, जब ब्लड का लेवल ग्लूकोज का ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. तो उसको मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ये जो लिवर है और जो दूसरे टिश्यू से वहाँ पे एक्ट करता है और ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड लेवल बाय ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लिवर. ठीक है, ग्लाइकोजन जिनोलिसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है लिवर में. मेनली जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है उसको इंक्रीज करता है. तो फॉस्फोराइलेज मेनली ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करता है किसमें, ग्लूकोज में. तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होगा, देन ग्लूकोज विल एंटर्स इनटू द ब्लड प्लाज्मा एंड द ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली. ओके. देन प्रोटीन ब्रेकडाउन कराता है कहाँ पे, मसल्स में. तो प्रोटीन जो ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज कराता है. तो प्रोटीन सिंथेसिस लिवर में डिक्रीज कराता है ग्लूकागॉन. ये जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड है एंड ग्लाइसरोल है वो भी इंक्रीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो इंक्रीज कराता है कौन, ग्लूकागॉन. देन उसके बाद अगर हम फेट मोबिलाइजेशन की बात करेंगे तो मेनली जो हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कराता है. तो जो फ्री फैटी एसिड है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाता है और कीटो एसिड फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है ब्लड में. तो ये सब एक्शन होता है किसकी वजह से, ग्लूकागॉन की वजह से. देन जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज द somatostatin. So somatostatin is secreted by the delta cell and it mainly controls the secretion of insulin and glucagon. So somatostatin, which is secreted by the delta cell, also produced in the hypothalamus in response to increased blood glucose, increased plasma amino acid, increased fatty acid. तो blood glucose लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो somatostatin रिलीज होता है. जब ब्लड लेवल जो प्लाज्मा अमीनो एसिड लेवल है वो बढ़ जाता है तो somatostatin रिलीज होता है. तो अगर फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो somatostatin रिलीज होता है फ्रॉम द डेल्टा सेल. तो somatostatin डिक्रीज gastrointestinal function by motility, secretion, absorption. तो सोमेटोस्टेटिन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है वो भी डिक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द मोटिलिटी. मीन्स जो हम जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस है, उस मूवमेंट को ये कम कर देता है. या जो भी सिक्रीशन है हमारे पेनक्रियास से या दूसरे जो भी ग्लैंड्स हैं वहाँ से, उनके सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है. और जो एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये डिक्रीज़ कर देता है. तो इन ये चीज़ों पे ये इफ़ेक्ट करके
जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। सो ऑल्सो सोमेटोस्टेटिन डिक्रीजेस फ्लेंचिक ब्लड फ्लो, जो फ्लेंचिक ब्लड फ्लो है उसको भी सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एंड सोमेटोस्टेटिन ऑल्सो डिक्रीजेस रिलीज ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो जो सोमेटोस्टेटिन है उसका लेवल अगर वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, ब्लड में प्रेजेंट होगा, तो जो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होता है वो भी रुक जाएगा। अगर बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा। देन जो बीटा सेल है वो इंसुलिन के साथ साथ और एक हार्मोन रिलीज करता है, डेट इज़ द एमाइलिन। तो एमाइलिन क्या करता है, एमाइलिन इज़ ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग मीन्स जब आपका पेट खाली होता है तो वो होने नहीं देता है, कौन, एमाइलिन। और साथ में एमाइलिन जो इंसुलिन सिक्रीशन है उसको भी डिक्रीज करता है। सो इट कैन इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ये जो एमाइलिन है वो डेवलप करता है। और जो चौथा है हार्मोन, दैट इज़ मैंने आपको पहला बताया, दैट इज़ जो पीपी सेल्स है, जो एफ सेल्स है, इट सिक्रीट इज द हार्मोन दैट इज़ द polypeptide, pancreatic polypeptide, okay, which is released after a meal and which can reduce the food consumption. However, it is also released in response to fasting. ठीक है, तो ये जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो मेनली खाने के, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद ही रिलीज़ होता है, जिससे हमको एक फीलिंग ऑफ सटाइटी होता है कि हमको अब मतलब हमारे पेट में खाना आ गया है और हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक हम सटाइटी फील करते हैं। ओके, हमारा पेट भरा हुआ फील होता है और मेनली ये फूड कंजम्पशन के बाद रिलीज़ होता है। बट कभी कभार फास्टिंग कंडीशन में भी ये एमाइलिन रिलीज़ हो सकता है। सॉरी, एमाइलिन नहीं, जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज़ हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास। थैंक यू।